दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप तो जान रहे हैं कि आपके अपने इस प्यारे चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। नाटक का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इस समय उपन्यासों का सीरीज चल रहा है, लेकिन इसी बीच में मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ। तो इसके पहले अभी कल एक प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ था, आप उसको देखें और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट था। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे लग रहा है कि मात्र 20 क्वेश्चन को मैं व्याख्या सहित हल करवाया, मतलब प्रैक्टिस सेट को। उसमें से हमें लग रहा है कि किसी भी परीक्षा में 2-4 नंबर का प्रश्न तो आना ही आना है, आता ही आता है। उसी तरह से आज भी प्रैक्टिस सेट उतना ही 15 से 16 क्वेश्चन ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको अगर टोटल जोड़ लिया जाए तो करीब 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ व्याख्या सहित अगर पढ़ने की बात है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट का 21वां नंबर का क्वेश्चन, इसमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो 21 का आपका हो जाएगा सी। 21 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि नाट्यशास्त्र। ठीक है ना। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का एक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में लगभग अध्यायों की बात अगर किया जाए तो इसमें आपको मिलेंगे 36 अध्याय। कितने मिलेंगे? 36 अध्याय यहाँ आपको मिलेंगे, यानी कि नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। और श्लोक की बात अगर किया जाए तो 5000 श्लोक। कितने श्लोक? 5000 श्लोक यहाँ इसमें रचित हैं। ठीक है ना। और इसको एक चीज़ और है, एक प्रश्न और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको पंचम वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? पंचम वेद इसको माना जाता है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। तो ये इतना तथ्य जानना जरूरी है। यहाँ से अगर गूढ़ प्रश्न उठाएगा तो अध्याय पूछ सकता है, श्लोकों की संख्या पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि किसको पंचम वेद कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं 10 रूपक। 10 रूपक की अगर हम बात करते हैं तो 10 रूपक के जो रचनाकार हैं यह हैं धनंजय। कौन है? धनंजय। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं साहित्य दर्पण की, तो साहित्य दर्पण के जो रचयिता हैं यह कौन है? आचार्य विश्वनाथ हैं। कौन है? आचार्य विश्वनाथ। ठीक है ना। तो ये सब आप याद करिए बढ़िया से। ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। तद दोष शब्दार्थो गुणावन लंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किसका है? तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है यह है, यानी कि आपका सी, मम्मट का है। यह किसका है? यह मम्मट का है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें दंडी का, तो दंडी का एक जो है अगर उसकी बात करें, काव्य लक्षण के पंक्ति की बात करें तो वह है शरीर तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली। ठीक है ना। तो यहाँ लिखना थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा अगर कहीं तो चलिए लिख ही दे रहे हैं कि देखिए, शरीर तावदिष्टार्थ, तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्ना, क्या? व्यच्छिन्ना शब्दों पे ध्यान देंगे। व्यच्छिन्ना पदावली। ठीक है ना। यह जो है लक्षण किसका है? दंडी का है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। आइए 23वां देखिए, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों आपका है इलियट से संबंधित है। इनका पूरा नाम है टी.एस. इलियट। पूरा नाम क्या है? टी.एस. इलियट। टी.एस. ठीक है ना। इलियट इनका पूरा नाम है। और यह अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि और आलोचक थे। किसके? अंग्रेजी के आलोचक भी हैं और अंग्रेजी के कवि भी हैं। ठीक है ना। और इनका जन्म जो कि सेंट लुई अमेरिका में हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे।
और इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो और इनकी रचनाओं की बात किया जाए तो सेक्रेट वुड और ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये इतना जानिए आप, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? ठीक है ना। तो यह आपका है ए, वर्ड्सवर्थ का है। यह विचार किसका है? वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है ना। इसको जानिए, कविता प्रबल अनुभूतियों की सहज उद्रेक है। अगर यह पंक्ति आता है तो आप लिखेंगे वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना। आइए 25 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ईश्वर मर गया, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसका है? तो यह घोषणा नीत्शे का है। आप इसे याद रखें, ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसका है? नीत्शे का है। अगर हम 26 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका विकल्प जो होगा, आपका सही विकल्प जो होगा क्या होगा? ये होगा सी, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है। ये गलत है। बाकी आपका अभिव्यंजना मानसी चित्र है, सही है। सहजानुभूति की अभिव्यंजना है, सही है। शब्द रेखा चित्र आदि व्यंजनक उपकरण मात्र हैं, यह भी सही है, ठीक है ना। आइए हम लोग 27 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो देखिए, ब्रह्मानंद सहोदर हम किसे कहते हैं? तो रस को कहते हैं। इसको हमेशा आप याद रखिए, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें कुछ और ये संप्रदाय की जहाँ तक बात जो बताई गई है तो थोड़ा सा इसको जान लिया जाए। तो देखिए, वक्रोक्ति संप्रदाय की बात अगर है तो वक्रोक्ति संप्रदाय के जो ये प्रणेता हैं, यह कौन है? कुंतक है। कौन है? कुंतक, कुंतक, ठीक है ना। और अगर ध्वनि संप्रदाय की बात अगर किया जाए, किसकी बात किया जाए? ध्वनि संप्रदाय की बात अगर किया जाए तो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रणेता हैं वह है आनंदवर्धन। कौन है? कौन है? आनंदवर्धन, आनंदवर्धन, क्लियर हुआ? आनंदवर्धन। और अगर अलंकार संप्रदाय की बात अगर किया जाए, अलंकार संप्रदाय की अगर बात किया जाए तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रणेता हैं वह है भामह। कौन है? भामह, भामह, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख लेते हैं। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन थे? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। और विशाल भारत जो है हिंदी का एक प्रसिद्ध पत्र था, जिसका प्रकाशन, इसका प्रकाशन कब होता था? 1928 में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। कहाँ से? कोलकाता से। कहाँ से हुआ? कोलकाता से इसका आरंभ हुआ, कोलकाता, ठीक है। और इसके संस्थापक की अगर बात किया जाए, किसके संस्थापक? विशाल भारत के। तो विशाल भारत के जो संस्थापक थे उनका नाम है रामानंद चट्टोपाध्याय। क्या नाम? रामानंद चट्टोपाध्याय इसके क्या रहे हैं? संपादक रहे हैं। और बनारसी दास जैन जी जो है यह 1928 से 1937 तक इसका संपादन करते रहे। किसका? विशाल भारत का। बनारसी दास चतुर्वेदी जो है 1928 से 1937 तक इसका संपादन करते रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात अगर देखा जाए, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आपका है सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है प्रभा नामक पत्रिका का संपादन करते थे। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कुमकुम बहुत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है ना। कुमकुम, कुमकुम इनकी रचना है। रश्मि रेखा इनकी एक रचना है, रश्मि रेखा, ठीक है ना।
भी इनकी एक रचना है। अपलक है, क्वासी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं ये दिए हैं। अपलक, क्वासी, ठीक है ना। हाँ, ये सब हैं। उर्मिला वगैरह है। इसको आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 30 की तरफ हम लोग चलते हैं। उपन्यास नामक मासिक पत्र के संपादक कौन थे? ये अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उपन्यास नामक मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी जो है इस मासिक पत्रिका के संपादक थे। हालांकि इसका प्रारंभ, अगर प्रारंभ की बात किया जाए इस पत्रिका का, तो इस पत्रिका का प्रारंभ जो है गोपाल राम गहमरी ने किया था। कौन किया था? गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमे किया था इसका प्रारंभ किया था। कब किया था? 1898 ईस्वी, काशी में जो है इसका ये वो किया था, प्रारंभ किया था, ठीक है ना। और आगे देखिए, जो शेष अन्य पत्रिकाएं हैं इनके बारे में भी, या जो संपादक इनके बारे में जान लिया जाए। अगर राधाचरण गोस्वामी की बात अगर किया जाए तो राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु नामक पत्र का संपादन किए थे। कब? 1884 में। कब किए थे? 1884 में। कहाँ से किए थे? वृंदावन से। कहाँ से किए थे? वृंदावन से। तो राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु नामक ये पत्रिका का संपादन वृंदावन से करते थे। अगर हिंदी प्रदीप की बात किया जाए तो ये बालकृष्ण भट्ट किया करते थे, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट जो है कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन ये करते थे। कब? 1877 में। कहाँ से? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से, ठीक है ना। ये सब आपको जानना जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निष्कवच उपन्यास की लेखिका है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दोस्तों यह है राजी सेठ। कौन है? राजी सेठ। इनका एक और उपन्यास है तत्सम। कौन सा उपन्यास है? ये तत्सम भी इनका एक उपन्यास है। यह भी अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर बात किया जाए सूर्यबाला की, तो सूर्यबाला का जो उपन्यास है, सूर्यबाला भी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास है सुबह के इंतजार तक। क्या? सुबह के इंतजार तक। इसको याद रखिए, सुबह के इंतजार तक। सुबह के इंतजार तक। अग्निपंखी भी इनका एक उपन्यास है। क्या? अग्निपंखी भी है। यामिनी कथा है। ये सब इनके अच्छे अच्छे उपन्यास हैं, ठीक है ना। अगर मधुकांकरिया की बात किया जाए, मधुकांकरिया, तो मधुकांकरिया जो है खुले गगन के लाल सितारे। क्या? खुले गगन के लाल सितारे, यह जो है इसका मतलब ये लिए लिखे थी। और आखिरी सलाम, पत्ताखोर भी इनका एक उपन्यास है। पत्ताखोर, आखिरी सलाम, ये सब इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगर हम 32 की बात की जाए, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? तो डायरी लेखन में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? तो आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। ये सही नहीं है, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता नहीं रह पाती है, इसलिए यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। यही सुसंगत नहीं है। अगर 33 की बात किया जाए तो कलम का मजदूर किसकी रचना है? 33, कलम का मजदूर किसकी रचना है? काफी चर्चित है, ध्यान दीजिएगा। कलम का सिपाही नहीं है, यह है कलम का मजदूर। तो क्या है? यह है आपका मदन गोपाल का। किसकी रचना है? मदन गोपाल की यह रचना है। और यह भी जीवनी है। और किनकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की ही जीवनी है।
जबकि अमृत राय जो लिखे हैं यह कलम के सिपाही लिखे हैं। आप इसको जानते हैं, अमृत राय जो लिखे हैं क्या लिखे हैं? कलम के सिपाही, कलम के मजदूर नहीं लिखे हैं, कलम के सिपाही लिखे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए, 34 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। तो आप देखिए, रामविलास शर्मा भी जीवनी लिखे हैं, अमृत राय भी लिखे हैं, विष्णु प्रभाकर भी लिखे हैं, बच गए अज्ञेय। तो अज्ञेय जो है कि जीवनी नहीं लिखे हैं, इसलिए जो है कि आपका ये 34 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा बी, इसका उत्तर। अगर 35 नंबर की क्वेश्चन की बात अगर किया जाए, 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से एक आत्मकथा लेखक कमलेश्वर विरचित है। अब देखिए, ये कमलेश्वर जी की एक आत्मकथा है, वह आपको छांटना है। तो देखिए, जलती हुई नदी यानी कि बी, जलती हुई नदी इनकी आत्मकथा है। और देखिए यह अपनी यह 3 भाग में आत्मकथा लिखे हैं, यानी कि आत्मकथा की इनकी 3 रचनाएं हैं। यह सच में यह तीसरा भाग है। यह कौन सा भाग है? यह तीसरा भाग है, ठीक है ना। और इसका जो प्रकाशन वर्ष की बात अगर किया जाए तो यह है 1999। क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1999। किसका? तीसरे भाग का। लेकिन अब इसको जान लीजिए, इसका पहला और दूसरा भाग क्या है। तो पहले भाग का नाम है जो मैंने जिया। इसको ध्यान दीजिए, जो मैंने जिया, यह इसका प्रथम भाग है, ठीक है ना, प्रथम भाग। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है कि 1992 है। क्या है? 1992। अब इसका तीसरा भाग भी जान लीजिए, यादों का चिराग। क्या? यादों का चिराग, यादों का चिराग। यह आपका कौन सा भाग है? ये तीसरा भाग है। ये क्या है? तीसरा भाग है। और यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में यह प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों आज इतना ही, क्योंकि वीडियो चूँकि लंबा थोड़ा होता चला जा रहा है, इसलिए मैं सोचता हूं कि छोटा छोटा वीडियो देकर ही आपकी तैयारी हम बढ़िया से करवा दें। और जो भी करवाएं सॉलिड करवाएं, यानी कि जो आपका जो 4 विकल्प है, चारों विकल्प के प्रश्नों पर, चारों विकल्पों पर मैं फोकस करना चाहता हूं कि यहाँ से मतलब एक ही सादे शब्द है, एक प्रश्न के साथ आपका 3-4 प्रश्न तैयार हो जा रहा है। आप इसको देख भी रहे हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। प्रश्नों का कलेक्शन कैसा है यह कमेंट जरूर करें। और आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक, शानदार वीडियो का लिंक है, आप उसको भी देख लें। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ कम से कम 250 वीडियो विभिन्न प्लेलिस्टों में आपको वहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। 250 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ क्विज मोड में क्वेश्चन देता हूं, निरंतर आपको वहां से कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वहां से भी आप अपनी तैयारी बढ़ा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ, आप वहां से भी ज्वाइन करके और अपना तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, जाते जाते चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो तो। और मेरे पुराने साथी से आग्रह है कि आप इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।